So we will start with new chapter today, that is chapter number 2, mechanical properties of fluids. अब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक थोड़ा सा रफ इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, राइट? क्योंकि लास्ट ईयर में क्या सीखा और अब आगे क्या देखना है, दैट इज बेसिकली अ कनेक्शन। तो लास्ट ईयर में क्या क्या कवर किया, अब उसके आगे का पार्ट में क्या आएगा वो देखेंगे पहले। तो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, बट बिफोर वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 we will basically go through little bit of basics. तो सबसे पहले you know that at normal temperature and pressure you have three states of matter. मैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। कौन से तीन स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और दो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं बट प्लाज्मा, बट दैट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर। और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, वो नॉर्मली लैबोरेटरी में ही हम लोग बनाते हैं फॉर सम रीजन। तो वी विल नॉट गो इनटू दैट। हमको फिलहाल सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स क्या है ये पता होना चाहिए। So that is why we will just quickly introduce the concept of different states of matter. So you know there are three states of matter that exist at normal temperature and pressure. उसमें से सबसे पहले we have seen solids. तो आपको याद होगा हमने सॉलिड्स का डिटेल स्टडी किया है 11th में। तो आपका सिलेबस डिजाइन ही ऐसा है कि आप मैक्सिमम 11 के जो चैप्टर्स है दे टॉक अबाउट सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें आप इलास्टिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ अगर याद होगा यंग्स मॉड्यूलस, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, shear stress, shear strain, फिर इनका रेशो, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने देखा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी सिर्फ डेफिनेशंस को छोड़ दोगे, जैसे स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या था, जैसे अगर आपको याद होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ, इतना अगर आप छोड़ दोगे तो मोस्टली हमने सॉलिड्स की ही बात की है। तो 11th स्टैंडर्ड मोस्टली वाज डेडिकेटेड टू स्टडी ऑफ सॉलिड्स। अब सबसे पहले टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज, कौन से मटेरियल के कौन से प्रॉपर्टीज का हम स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? सपोज अगर मैं आपको एक मटेरियल देता हूँ एंड आई वांट यू टू स्टडी दैट मटेरियल, तो किसी भी मटेरियल को स्टडी करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको मटेरियल दिया, यू मे ट्राई टू पास करंट थ्रू इट, करंट पास हो गया तो गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर। मतलब यू आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। फिर आप हीट पास करके देखोगे, हो गया तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एडिशनली आपने और एक चीज सीखा है 11th स्टैंडर्ड में कि जब आप किसी भी स्पेसिफिकली किसी भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्सपांशन होता है, थर्मल एक्सपांशन। तो दैट ऑल गोज अंडर अंडर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी आपने 11 में देखा था, चैप्टर नंबर 11 था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, राइट? तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फिर हमने थर्मल प्रॉपर्टी भी देखा, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी देखा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी? फोर्स। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपको कोई भी सब्सटेंस का स्टडी करना है, इफ यू वांट टू स्टडी सम सब्सटेंस, सम मटेरियल, तो आप या तो करंट पास कर सकते हो, जो कुछ भी होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप टेम्परेचर चेंज करके देख सकते हो, वट एवर यू विल गेट रिजल्ट यू विल कॉल दैट एज थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देन यू कैन अप्लाई फोर्स, जहां भी फोर्सेस की बात होती है हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऑलरेडी 11th में कवर किया है। इलास्टिसिटी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे। तो हम मटेरियल पे फोर्स लगाते थे, फिर हम देखते थे कि क्या हो रहा है, एक केस में लेंथ चेंज हुआ, एक केस में वॉल्यूम चेंज हुआ, एक केस में शेप चेंज हुआ। तो अब वैसा क्यों हुआ उसके डिटेल में तो हमको जाना नहीं है, बट यू शुड नो कि सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इट इज वेल डिफाइंड। पीरियोडिक अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। किसी भी दो एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस हमेशा रहता है सेम। तो बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट है, और डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और टू एटम्स ऑफ सॉलिड इट इज वेरी स्मॉल। तो दिस पार्टिकल्स बोल देंगे क्योंकि हमको पता नहीं है एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
करेक्ट। फिर अगर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 6, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट अस से वी अप्लाई फोर्स ऑन दिस सॉलिड, ये स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई किया हमने, तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेचिंग फोर्स द पार्टिकल्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, डिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ता है, वेल बाय द वे, जो फोर्स बॉडी के साइज को या शेप को चेंज करता है उसको क्या नाम दिया था? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। फॉर्मेशन मतलब बनाना, डिफॉर्मेशन मतलब बिगाड़ना। तो ये जो फोर्स है ये हमने बॉडी पे अप्लाई किया, ये इसका साइज या शेप चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जब आप एक बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं। बिकॉज हुआ क्या, जब आपने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया तो पार्टिकल्स दे स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हेन दिस हैपेंस पार्टिकल टू पार्टिकल एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको आप कई बार वैंडरवाल्स फोर्सेस भी बोलते हो। तो ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है ये अट्रैक्टिव होते हैं। करते क्या है, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया तो दे विल ब्रिंग द पार्टिकल्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। मतलब ये बॉडी का साइज या शेप क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। इसलिए हमने क्या नाम दिया था इसको? रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ तक क्लियर? पक्का याद आ रहा है? ये सब हमने सुना है ऑलरेडी, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। अब इसका कनेक्शन ज्यादा नहीं है इस चैप्टर के साथ, लेकिन थोड़ा सा है। जितना भी है वी वांट टू नो, वी वांट टू ऑल रिकॉल ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले द आइडिया हियर इज, under the action of any force solid more or less regains its original shape। तो सॉलिड के पास एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है, और ये उस शेप या वॉल्यूम को रिगेन करता है अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स। तो अगर आपने नोट्स देखे होंगे तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले ये लिखा है, द सॉलिड नियरली मेंटेन्स इट्स फिक्स्ड शेप अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स। तो सॉलिड nearly maintains a fixed shape, of course, and volume also fixed shape under the action of any force। ये क्यों हुआ? because of periodic arrangement, yes, but also because of force of attraction between molecules or atoms, yes, लेकिन because of small distance, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। जब पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस स्मॉल हो तो फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, या तो बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा ही नहीं, उस बॉडी को आप बोलते हो रिजिड बॉडी। अगर आपको याद होगा, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स देन द बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। तो या तो शेप साइज चेंज होगा ही नहीं, अगर हो भी गया तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब सॉलिड nearly maintains a fixed shape। Then if you talk about liquids and gases, तो सॉलिड्स में और लिक्विड्स में एक मेजर डिफरेंस यही है, दैट इज डिस्टेंस। तो अगर आप लिक्विड्स की बात करोगे, और नॉर्मली यू मस्ट नो बाय नाउ कि लिक्विड्स नॉर्मली मॉलिक्यूलर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O ये मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल कोई भी और लिक्विड लोगे तो वो नॉर्मली मॉलिक्यूल ही होता है। तो इन केस ऑफ लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स, पहली बात तो दे आर नॉट पीरियोडिकली अरेंज्ड, मतलब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट तो नहीं है, और ऊपर से डिस्टेंस भी कंपेयर टू सॉलिड ये ज्यादा है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होता है, शेप इज नॉट वेल डिफाइंड। तो solids have a well-defined shape, whereas liquids do not have a well-defined shape. They have well-defined volume, but they do not have well-defined shape. और shape is decided by, मैंने इसलिए पहले बोला कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको आज ही समझ जाएगा नेक्स्ट हाफ एन आवर में कि इसका हमारे चैप्टर के साथ क्या कनेक्शन है। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ फिलहाल इसको ऐसे समझ लो कि हम रिविजन कर रहे हैं 11th का। तो सॉलिड में वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होने की वजह से वेल डिफाइंड शेप है, और यहाँ पे क्योंकि अरेंजमेंट वेल डिफाइंड नहीं है और डिस्टेंस भी ज्यादा है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एंड हेंस द फोर्सेस आर वेरी वीक। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो तो शेप वेल डिफाइंड नहीं होता है, हेंस लिक्विड्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप। दे हैव वेल डिफाइंड वॉल्यूम, यस, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम,
बट दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। तो अब आ जाते हैं गैसेस में। गैसेस में डिस्टेंस बिटवीन any two molecules of gas or any two particles of gas, it is so large, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसी भी दो गैस के एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नहीं है। सो देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो हेंस गैस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एज वेल एज वॉल्यूम। यहाँ पे शेप भी डेफिनाइट था, यहाँ पे वॉल्यूम भी डेफिनाइट था, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम डेफिनाइट है, यहाँ पे दोनों ही डेफिनाइट नहीं है। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो जैसे सॉलिड नियरली मेंटेन्स अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, liquids and gases do not maintain fixed shape, right? Liquids maintain a fixed volume but gases do not maintain a fixed volume. Simple सा example लेते हैं, simple सा example, you have multiple number of examples in your life, day to day life में इतना कुछ है। जैसे ये solid है, right? ये solid है, अब solid का shape change हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा भी दिया तो there is no change in shape, right? एकदम ज्यादा लगाऊंगा तो अलग चीज है, बट नॉर्मली अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स द शेप इज नॉट चेंजिंग। इसका मतलब सॉलिड का मटेरियल फ्लो नहीं होगा। बट लेट अस टेक लिक्विड। अभी मैं करूंगा ही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने अगर इस बॉटल को ओपन करके सिर्फ रख दिया, वैसे बाय द वे लिक्विड्स और गैसेस का एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर इस बॉटल में डाला तो इस बॉटल का शेप ले लिया, किसी और वेसल में डाला तो उसका शेप ले लिया, राइट? बट वेट, ये इसमें लिक्विड है तो इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। अब एक्सटर्नल फोर्स लगाना मतलब क्या होता है? इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा करते तो मैंने नहीं फोर्स लगाया, किसने लगाया? ग्रेविटी ने। तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? वाटर विल फ्लो। ये इंपॉर्टेंट था, वाटर विल फ्लो। वेरी गुड। तो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सॉलिड के साथ कुछ भी नहीं होता। सॉलिड मेंटेन्स नियरली द सेम शेप। बट इन केस ऑफ लिक्विड, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, व्हाट हैपेंस इज इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, राइट? तो लिक्विड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स, क्योंकि आपको पता है शेप चेंज होना मतलब क्या? डिफॉर्मेशन। तो लिक्विड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल हैपन टू गैस? सेम थिंग। जैसे ही आपने गैस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो एनी सब्सटेंस दैट फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज फ्लूइड। तो ये जो लिक्विड्स एंड गैसेस है, इन दोनों का एक कॉमन नाम है, दैट इज फ्लूइड। So these two are in category of fluids, right? तो सॉलिड का जो केस था वो थोड़ा अलग है। Why? Because they do not change their shape or they do not flow when an external force is applied. इसलिए पहले मैंने बता दिया, they nearly maintain a fixed shape. In this case, liquids and gases flow continuously under the action of external force। एक्सटर्नल फोर्स को तुम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हो, अंडर द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो जब सॉलिड का हमको डिटेल स्टडी करना था तो हमने लास्ट ईयर देखा कि सॉलिड का स्टडी करना है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो, जिसमें आप फोर्सेस अप्लाई करोगे और आप चेक करोगे व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सॉलिड, या फिर आप टेम्परेचर चेंज करके देख सकते हो। तो व्हाट हैपेंस टू सॉलिड इन केस ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, उसको बोलते हो तुम थर्मल प्रॉपर्टीज। बट सॉलिड इज अ मटेरियल, इज अ सब्सटेंस व्हिच मेंटेन्स नियरली फिक्स्ड शेप। Liquids and gases, they do not maintain a fixed shape and they basically flow under the action of deforming forces. तो ऐसे केसेस में अगर हमको लिक्विड्स और गैसेस का स्टडी करना है तो नॉर्मली तुमको पता ही है, यू नो लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट रियली गुड कंडक्टर्स, तो हम उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं करते। यू कैन नॉट स्टडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, राइट? यू cannot study electrical properties because you already know कि वो ज्यादा conducting होता नहीं है।
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कंडक्टिंग नहीं होता है, नहीं तो गीले हाथ से बटन को हाथ लगा दोगे। सर ने बोला था कंडक्टिंग नहीं है, नॉर्मली आई एम सेइंग नॉर्मली। तो अब हमको स्टडी करना है लिक्विड्स एंड गैसेस का इन डिटेल। तो उसके लिए बेस्ट थिंग इज टू अप्लाई फोर्सेस, क्योंकि अभी अभी आपने बोला कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लो होगा, उसका शेप चेंज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So we will study liquids and gases in detail. And to study liquids and gases in detail, मतलब fluids in detail, what we will do is we will apply forces. और जहां जहां फोर्स अप्लाई करते हो उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्यों है। तो वी विल बी स्टडिंग फ्लूइड्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। बट दिस टाइम वी विल बी स्टडिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ fluids. So that is the beginning of this chapter. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलने के पीछे रीजन इतना ही था कि आप यहाँ पे फोर्सेस की बात करोगे अब, और जहां जहां फोर्स की बात होती है वहां वहां प्रेशर की भी बात होगी। व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। और जहां जहां प्रेशर की बात होगी वहां वहां प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस की भी बात होगी। हाउ डू यू मेजर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, बैरोमीटर। तो वी विल आल्सो लर्न हाउ अ बैरोमीटर वर्क्स। अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मेजर करना, लेकिन सपोज मुझे प्रेशर मेजर करना है एक टायर का, एक सिलेंडर का, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हो मैनोमीटर। तो वी विल बी स्टडिंग हाउ डज अ बैरोमीटर वर्क, हाउ डज अ मैनोमीटर वर्क। तो ओवरऑल ये चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट आएंगे मैं स्टार्टिंग में ही पहले बता देता हूँ, सो दैट यू हैव अ रफ आइडिया कि क्या क्या आएगा। राइट, देन यू विल लर्न समथिंग कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ। मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था पास्कल्स लॉ का, वो भी देखेंगे हम लोग। तो आइडियली स्पीकिंग हमको जब फ्लूइड्स का स्टडी करना है तो यहाँ पे भी दो अलग अलग कैटेगरीज में स्टडी करना है। सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग फ्लूइड्स व्हेन द फ्लूइड्स आर एट रेस्ट। फ्लूइड्स हैज द एबिलिटी टू मूव, टू फ्लो, लेकिन हमेशा फ्लो होगा ऐसा नहीं है ना। अब ये वाटर है, बॉटल के अंदर वाटर है, फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, वो रेस्ट पे है। बट इफ गिवन अ चांस, इसको उल्टा कर दिया वाटर को, तो क्या होगा, फ्लो होगा। राइट। तो फ्लूइड्स यू कैन स्टडी अंडर टू केसेस व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। इसको आप बोलते हो हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो, हाइड्रो का लिटरली मीनिंग होता है वाटर, लेकिन साइंस में हाइड्रो इज यूज्ड फॉर लिक्विड, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो वी विल बी स्टडिंग फ्लूइड्स व्हेन दे आर एट रेस्ट। तो जब आप हाइड्रोस्टैटिक स्टडी करोगे तो उसमें आप सबसे पहले डिफाइन करोगे व्हाट इज प्रेशर, फिर आप डिफाइन करोगे व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये सब आज ही हो जाएगा हमारा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। फिर आप डिफाइन करोगे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन आफ्टर दिस you will basically define what is absolute pressure and gauge pressure. Absolute pressure and gauge pressure. उसके बाद you will study there is something called as hydrostatic paradox। बताऊंगा ये क्या है। मैंने इसलिए बोला कि we will study this under two cases when the fluid is at rest। तो जब भी प्रेशर मेजरमेंट की बात होगी तो फ्लूइड इज एट रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक मतलब फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो वी विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसके बाद वी विल सी व्हाट इज पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। पास्कल्स लॉ ये बहुत सिंपल सा लॉ है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस दे आर वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने कभी सर्विस सेंटर पे हेवी व्हीकल्स को ऊपर लिफ्ट होते हुए देखा होगा, सर्विसिंग पर्पस के लिए, व्हील अलाइनमेंट के लिए और एन रीजंस। वो हेवी व्हीकल, हेवी मतलब बहुत हेवी है, 10-12 टन का व्हीकल होता है, उसको ऊपर लिफ्ट करते हैं। तो 10-12 टन को ऊपर लिफ्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो वो फोर्स, इतना बड़ा फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। नंबर 2, जो भी आप ऑयल कंज्यूम करते हो, सोयाबीन, सनफ्लावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां पे भी जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, इट इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। नंबर 3,
4 व्हीलर्स, 6 व्हीलर्स, 8 व्हीलर्स, इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब अभी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको ब्रेक मारना है, तो अभी 4 व्हील है ना, 4 व्हीलर्स, तो 4 व्हील है उसके, तो चारों एक साथ रुकने चाहिए। तो अभी अगर आपको पता होगा, नीचे 3 ही लीवर होते हैं, गाड़ी में 3 ही पेडल्स होते हैं। कौन से 3? एक एक्सीलेटर होता है, एक क्लच होता है, एक ब्रेक होता है। अगर अभी नाउअडेज इफ यू हैव गियरलेस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो उसमें क्लच भी नहीं होता है, तो यू हैव ओनली ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, करेक्ट। तो ब्रेक पैडल एक ही होता है, और एक ब्रेक पैडल से चारों के चारों व्हील स्टॉप होते हैं, राइट। और ड्राइवर जो है वो धीरे से ब्रेक पैडल को दबाएगा, बट दिस ब्रेकिंग सिस्टम इज सो पावरफुल दैट ऑल द 4 व्हील्स विल स्टॉप। तो ये भी बेस्ड है ऑन पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड नो इन डिटेल व्हाट इज पास्कल्स लॉ। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स में मैं वापस बोल रहा हूँ, हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फ्लूइड एट रेस्ट। उसमें प्रेशर मेजरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर टू लिक्विड कॉलम, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, पास्कल्स लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन उसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सीबीएसई में डायरेक्टली एक चैप्टर ही अलग कर दिया है, तो दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में। देन कम्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स था, मतलब फ्लूइड वाज एट रेस्ट। तो द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट is known as hydrostatics. So similarly, the study of properties of fluid when it is moving, उसको आप बोलते हो हाइड्रोडायनामिक्स। या फिर किसी बुक में फ्लूइड मैकेनिक्स भी लिखा होता है, तो किसी बुक में फ्लूइड डायनामिक्स भी लिखा होता है, तो फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली। तो हाइड्रोडायनामिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स एक ही चीज है। अब यहाँ पे हमको डिटेल में बहुत कुछ सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यू विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फिर हम देखेंगे व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ। वी विल स्टडी देन टर्मिनल वेलोसिटी। ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बाद में कवर करेंगे। उसके बाद यू विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज बर्नौली इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बर्नौली इक्वेशन बहुत काम में आएगा। क्वेश्चंस आते हैं, यू नो योर हार्ट, ह्यूमन हार्ट, डॉग्स हार्ट, किसी भी एनिमल का हार्ट, इट वर्क्स एज अ मैकेनिकल पंप। क्या करता है वो? ब्लड को पंप करता है। हार्ट का एक ही रोल है, टू पंप ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, राइट, करेक्ट। वो मूवी पिक्चर वाला दिल छोड़ दो, वो अलग ही चीज होता है। वो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो मैकेनिकल चीज है। इट बेसिकली पंप्स ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। तो बहुत सारे इक्वेशन ऐसे आते हैं, आपको पूछेंगे द फाइंड द पावर ऑफ अ डॉग्स हार्ट। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि पंपिंग मतलब वर्क हैज टू बी डन ऑन ब्लड टू सर्कुलेट इट थ्रू आउट द बॉडी। तो वहां पे जहां जहां लिक्विड फ्लो होगा, जहां जहां लिक्विड फ्लो होता है, वहां पे फ्लूइड डायनामिक्स के एप्लीकेशंस होते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये सब बताने के पीछे एक सिंपल सा रीजन है, आई वुड हैव स्किप्ड इट, मैं डायरेक्टली चालू कर देता। चलो पहला टॉपिक। प्रॉब्लम होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, क्वेश्चन आने के बाद समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो अभी आपको पता है इसके 2 पार्ट्स है, कौन से? और हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब फ्लूइड एट रेस्ट। जब जब फ्लूइड एट रेस्ट है, तब तब इसी सब में से एक फॉर्मूला अप्लाई हो। और सरफेस टेंशन तो ऑल टुगेदर अलग ही टॉपिक है पूरा एक। तो सरफेस टेंशन के क्वेश्चन तुमको अपने आप समझ में आ जाते हैं कि सरफेस टेंशन मेंशन किया मतलब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आएगा। तो जब जब फ्लूइड एट रेस्ट हो, तो इन सब टॉपिक में से किसी एक टॉपिक का आपको आ जाएगा एप्लीकेशन। और जब जब फ्लूइड इन मोशन हो, तो एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज बर्नौली इक्वेशन। बाकी स्टोक्स लॉ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत न्यूटन लॉ पे भी होते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी पे भी होते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज व्हेनेवर यू हैव फ्लूइड इन मोशन, मतलब इन 3-4 टॉपिक से ही एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे हर टाइप के एग्जाम में दे आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सीईटी में आते हैं, जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये अभी इसके बाद ध्यान रखना, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज इक्वेशन, स्टोक्स लॉ, एक आगे टॉर्सलीज लॉ आएगा। ये सब नाम जैसे ही सुने, या तो ऐसा बोला होगा विंड इज फ्लोइंग, विंड इज फ्लोइंग, विंड मतलब एयर, इज फ्लोइंग मतलब इन मोशन। कौन सा पार्ट? हाइड्रोडायनामिक्स। अ बॉल इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड, अ बॉल इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड मतलब बॉल इज इन मोशन इनसाइड अ लिक्विड, मतलब कौन सा पार्ट? इसमें से एक इक्वेशन आएगा, वो हम देखेंगे बाद में, वो बाद में देखेंगे। तो अब पहले तो ये बेसिक बेसिक आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ एक्चुअल सिलेबस। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, दो तीन चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड आई होप इट इज क्लियर नाउ। सॉलिड में बेसिक चीज है, distance between two particles is very very small, hence the force of attraction is very very large, and hence solids have definite shape and volume, मतलब shape and size, and basically more or less they maintain this shape and size under the action of any amount of force. मतलब solids do not flow, hence they cannot be called as fluids. लेकिन गैसेस और लिक्विड्स में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, तो आपने जैसे ही एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, दे स्टार्ट फ्लोइंग, एंड since gases and liquids both flow, they are combinedly called as fluids. So we will start this chapter with first defining what is fluid. अब define करना क्या बड़ी बात है? Any substance that can flow is known as fluid. So any substance that can flow is known as fluid, is known as fluid, right? So liquids and gases that continuously flow under the action of deforming forces. So liquids and gases continuously flow under the action of deforming forces, and hence are known as fluids, and hence are known as fluids. यहाँ तक क्लियर? गुड। नाउ यू शुड नो वन थिंग। आपने ऐसा कहीं सुना है क्या अजम्पशन? अच्छा, केमिस्ट्री में आपका आई थिंक काइनेटिक थ्योरी हुआ होगा, हुआ है ना? केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी नहीं हुआ है? तो वहां पे आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस कुछ याद है आपको? इंटर पार्टिकल, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। वेरी गुड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। So what do you mean by assumptions? What do you mean by assumptions? What is the meaning of assumption? I have two questions for you. Number one, assumption का मतलब क्या? Number two, assumption लेना क्यों है? What is the meaning of assumption? To consider something. क्यों to consider something? Why? Because one thing is that कि आप गैस को देख नहीं सकते हो, you cannot see gas. तो अभी तो हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमको सब पता लग सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ गैस, गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है कि नहीं, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे चीजें हैं दैट यू कैन मेजर। लेकिन जब ये पूरा थ्योरी डेवलप होना स्टार्ट हुआ, कोई भी थ्योरी हो, एनी थ्योरी, तो इट स्टार्ट्स विद एन assumption. I'll give you a very small example. If I ask you what is the most fundamental basic particle of a substance? एटम, राइट? आपने बोला एटम, करेक्ट? ये गलत है, क्योंकि पहले आप स्टार्ट इससे करते थे, डाल्टन, डाल्टन ने बोला था ना, डाल्टन ने बोला था ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज एटम, राइट? क्योंकि तब माइक्रोस्कोप नहीं थे, उसको लगा कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो,
उसको बोल दिया एटम। एटम का मतलब ही ये था कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, राइट। फिर बाद में एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन को समझ में आया कि इस एटम में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, और थॉमसन ने उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। मतलब इवन एटॉमिक मॉडल वाज आल्सो बेस्ड ऑन अजम्पशंस। फिर एक जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया, फिर वो रॉन्ग फेल हुआ, फिर रुदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर वो रॉन्ग फेल हुआ, प्रूव हुआ, एंड देन उसके बाद बोहर्स, नील्स बोहर, राइट। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद एन अजम्पशन, ठीक है, दैट विल, वो हो जाएगा अपने आप। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद एन अजम्पशन। अभी जैसे हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि फ्लूइड्स मतलब गैस एंड लिक्विड्स, तो ठीक है, लिक्विड को तो फिर भी आप देख सकते हो, लेकिन लिक्विड के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है यू डोंट नो। गैस को आप तो देख नहीं सकते, तो यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ गैस। तो एनी थियरी विल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम सम assumptions। जैसे गैस का आपने एग्जांपल लिया, तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? ओ वेरी गुड। तो मुझे बताओ व्हाट आर द assumptions ऑफ आइडियल गैस, और आइडियल गैस क्यों बोलते हैं उसको, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस? आइडियल गैस ओबेज ऑल द गैस लॉ। कौन से गैस लॉ पता है आपको? ये दो गैस लॉ, ओके, ठीक है। आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये तुमने कुछ तो करेक्ट बोला, आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट। द थिंग इज कि जब आपको कुछ पता नहीं होता है ना, तो आप कुछ अजम्पशंस करते हो, और वो अजम्पशन पे बेस्ड जो मॉडल होता है उसको बोलते हैं आइडियल। तो जैसे आपने बोला, she said that molecules of ideal gas do not interact, that is basically wrong। आप बाद में देखोगे रियल गैस में मॉलिक्यूल्स डू इंटरैक्ट। नंबर टू आपने बोला पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो जो वी था वो क्या था? वॉल्यूम था, मुझे पता है वॉल्यूम है। वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है कि वॉल्यूम ऑफ गैस है? वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी है, वो वॉल्यूम ऑफ गैस भी है। आप ऐसा अज्यूम करते हो कि जो गैस है, अगर मैंने एक सिलेंडर में गैस को भर दिया, तो गैस इज ऑक्यूपाइंग कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, विच इज नॉट ट्रू अगेन, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अभी देखा था तुमने, द डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स वाज सो लार्ज। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, गैस एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज वेरी वेरी लेस कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, राइट। तो ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, इट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और उस पे बेस्ड हम अजम्पशंस बनाते हैं, उस पे बेस्ड एक इक्वेशन बन गया, उसको बोल दिया आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल, जहां भी आप ये वर्ड सुनोगे, इसका मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। तो वैसे ही जैसे हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, अभी हमने तो डिफाइन ही किया ना फ्लूइड, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, राइट। लेकिन हमारे पास ज्यादा डिटेल नहीं है, तो हम फ्लूइड को कंसीडर करके कुछ assumptions बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज assumptions ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो सबसे पहले यू शुड नो दिस, आइडियल थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब ये पूरा स्टडी स्टार्ट हुआ, व्हेन पीपल स्टार्टेड स्टडिंग फ्लूइड, तो वी डिड नॉट हैव मच आइडिया अबाउट व्हाट इज अ फ्लूइड। तो जैसे गैस का आइडिया नहीं था, तो हमने कुछ assumption ले लिए। बहुत सारे assumptions है, आपने तो एक दो बताए, ऐसे 8-10 assumptions है। सबसे पहला assumption, मैं थोड़ा गैस के बारे में बोल रहा हूँ, कि गैस भी फ्लूइड ही है, और आपको नेक्स्ट चैप्टर में सब लगने ही वाला है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इट ऑल स्टार्ट्स विद व्हाट इज द शेप ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो पहला assumption, इट इज स्पेरिकल इन शेप। हम देख नहीं सकते, तो हमने मान लिया था कि इट इज स्पेरिकल इन शेप। नंबर टू, अगर उसका स्पेरिकल शेप है, और आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, जिसको आप मॉलिक्यूलर केओस भी बोलते हो। धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री के साथ भी कनेक्ट करूंगा इसको। तो जब ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, तो दे विल कोलाइड विथ ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो नंबर टू assumptions, जब कोलिजन होगा, या तो उनका शेप चेंज होगा ही नहीं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिजिड मॉलिक्यूल्स। अगर शेप चेंज होगा, तो वापस से दे विल रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, मतलब दे आर इलास्टिक इन नेचर। नंबर थ्री, अगर मेरे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो शेप एंड साइज ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल इज एग्जैक्टली सेम।
नंबर 4, अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन का है तो देन different gas molecules have different size and shape. Number 5, they are all molecules of the gas, they are in a state of random motion. मतलब they are moving with all possible velocities in all possible directions. Correct? Then because they are moving with random velocities, मतलब random motion है, random motion मतलब वहां पे एक fixed direction नहीं होता है, तो direction नहीं होता तो collision होता रहता है. तो gas molecule will collide with gas molecule and gas molecule will also collide with wall of the container. तो जब wall of the container के साथ collision होगा तो वो जो collision है वो है elastic collision. There is no transfer of energy. ये 11 में सीखा था. But when a gas molecule collides with other gas molecule, that is inelastic. There is transfer of velocity and energy. तो ऐसे बहुत सारे assumptions है. वैसे ही to start off with हमको fluid का details अगर सीखना है, fluid के बारे में हमको पता करना है, तो we will start with certain assumptions. So coming back to fluid now, so we will start with certain assumptions. सबसे पहला assumption of a fluid. So what do you think? अगर मैंने आपको बोला चलो मुझे बताओ fluid के बारे में, तो what is the first thing that you will think of a fluid? वहाँ मैंने दिए है, तो आप assumptions of ideal fluid पहले ही पेज पे लिख के दिया हुआ है. It is incompressible. It is incompressible. What do you mean by compressible and incompressible? थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज पे आ जाओ, बहुत हाई फाई लैंग्वेज है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये वो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंप्रेसिबल? व्हिच कैन बी प्रेस्ड. यस, वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड. वॉल्यूम का कनेक्शन डेंसिटी के साथ होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू से इनकंप्रेसिबल, आपका बोलने का मतलब ये है दैट द डेंसिटी विल नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ फोर्स. करेक्ट. तो आइडियल फ्लूइड का जो पहला ही असम्पशन है, इट इज इनकंप्रेसिबल, दैट इज इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. और मैंने जैसे ही पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल, ही सेड दैट डज नॉट एग्जिस्ट. तो सही बात है, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल नहीं होता है. कैन यू गिव एन एग्जांपल? सोडा वाटर. थोड़ा सा और कनेक्टेड चाहिए. अभी गर्मी में हम लोग बहुत टाइम वी एंड अप ईटिंग आइस गोलास, है ना. पानी में बर्फ डालते हो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड आइस? डेंसिटी. आइस का डेंसिटी वाटर से बहुत ज्यादा होता है. वाटर क्या है? फ्लूइड है. अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता तो कभी तुमको आइस मिलता ही नहीं. सिंपल सी बात है. तो जो पहला ही असम्पशन है आइडियल फ्लूइड का, इट इज बेसिकली नॉट करेक्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. लेकिन मैंने जैसे बोला कि व्हेन यू स्टार्ट ऑफ समथिंग, अब धीरे धीरे समझेंगे साइंस में आपको कि जब आपको कुछ पता नहीं होता, यू आर ब्लाइंड, यू स्टार्ट विद सम असम्पशन. तो यहाँ पे भी जो पहला असम्पशन लिया था दैट द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, इसलिए मैंने आइडियल फ्लूइड बोला. दिस इज नॉट अ रियल फ्लूइड. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर कोई भी फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता तो उसका डेंसिटी क्या होता? कांस्टेंट. अगर डेंसिटी कांस्टेंट होता तो रियल लाइफ एग्जांपल, पानी, वाटर, लिक्विड वाटर कभी आइस में कन्वर्ट होता ही नहीं. वी नो दैट we can actually freeze water and increase its density. Number 2, its flow is irrotational. Its flow is irrotational. अभी ये थोड़ा सा टर्म आपको पता नहीं होगा, वो आगे आएगा, इसी चैप्टर में है. I'll just introduce what is the meaning of irrotational flow. Irrotational मतलब the flow is smooth. That is, the flow is smooth. And there are no turbulences. There are no turbulences. अब स्मूथ फ्लो मतलब क्या? तो आई विल जस्ट टेल यू अगेन रियल लाइफ एग्जांपल. ये चैप्टर ज्यादा इजी है क्योंकि रियल लाइफ से इजीली कनेक्ट होता है. लेट्स से वी आर समवेयर इन द सीजन ऑफ विंटर्स. समर तो ले नहीं सकता. समर में बोलूंगा नदी के पास जाके देखो, तुम बोलोगे पानी नहीं है वहां पे, जोक सपाट. लेकिन इन विंटर्स if you see the water in the river is very calm. आप बोलते हो ना बहुत स्मूथ फ्लो है, तो उसका मतलब क्या होता है?
उसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिवर एंड वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट। इमेजिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, सम पॉइंट पी। तो होता क्या है, होता ये है कि वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है मतलब लिक्विड फ्लो हो रहा है, मतलब बेसिकली वाटर का एक मॉलिक्यूल पी पॉइंट से क्रॉस करके जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर चौथा आएगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बेसिकली क्रॉस दिस पॉइंट पी। तो अगर हर एक मॉलिक्यूल का पी पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड और डायरेक्शन सेम हो, उसको बोलते हो स्मूथ फ्लो। So when all the molecules of liquid have same velocity, velocity matlab speed as well as direction. If they have the same velocity at a given point, then the flow is said to be smooth flow, right? The flow is said to be smooth flow. So what is the condition of smooth flow? All the molecules must have same velocity at a given point. ये given point important है, क्योंकि अगर आप बोलोगे फिर दूसरा पॉइंट लिया तो वहां पे स्पीड और डायरेक्शन अलग हो सकता है। तो स्मूथ फ्लो का मतलब एट अ सर्टेन पॉइंट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विल हैव सेम वेलोसिटी, और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आता है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स यहां से क्रॉस होंगे, दे विल ऑल मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। अगर सेम स्पीड हो उसको बोलते हो स्मूथ, और सेम डायरेक्शन हो तो उसको बोलते हो इरोटेशनल। क्यों इरोटेशनल? इमेजिन इस पी पॉइंट पे स्पीड तो सेम था, लेकिन एक मॉलिक्यूल आया वो सीधा गया, दूसरा आया वो कहीं और गया, तीसरा आया वो कहीं और गया, चौथा आया वो कहीं और ही गया। तो व्हाट इज हैपनिंग? डायरेक्शन इज चेंजिंग, मतलब बेसिकली कर्वेचर वहां पे जनरेट हो रहा है। तो व्हेनेवर यू हैव कर्वेचर तो क्या बोलते हैं उसको? रोटेशन, राइट? तो इरोटेशन का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे सेम, मतलब ईच मॉलिक्यूल विल ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो जब फ्लो ऐसा हो, मतलब स्पीड का वैल्यू सेम हो हर पॉइंट पे, उसको बोलते हो स्मूथ। और अगर डायरेक्शन सेम हो तो उसको बोलते हो इररोटेशनल, मतलब नॉन टर्बुलेंट। तो याद रखना ये नॉन टर्बुलेंट, नो टर्बुलेंस का मतलब दैट द फ्लो इज इररोटेशनल, द डायरेक्शन इज सेम। ये बाद में हम वापस डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो फिर आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा होता, ये आइडियल फ्लूइड के अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन, अगर इनकम्प्रेसिबल होता तो कभी वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होता, और अगर फ्लो हमेशा इररोटेशनल होता तो कभी बाढ़ भी नहीं आती, नो फ्लड्स। फ्लडिंग क्यों होता है? फ्लडिंग क्यों होता है? बिकॉज मैंने जैसे बताया, एक पॉइंट पे आने के बाद, एक पी पॉइंट पे आने के बाद अगर स्पीड सेम हो हर एक मॉलिक्यूल का, तो फ्लो इज स्मूथ। इसको डिसिप्लिन फ्लो भी बोलते हो, इसको स्ट्रीमलाइन भी बोलते हो। लेकिन जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? all the molecules have random velocities and they are moving in all possible direction। इसलिए तो वो नदी छोड़ के पानी बाहर की तरफ आने लगता है। It is because the flow has become rotational or the flow has become turbulent। तो अगर assumptions का माने, आइडियल फ्लूइड के assumption का माने, तो this flow is always a rotation, मतलब flow is always smooth। तो फिर तो बाढ़ आनी नहीं चाहिए थी, राइट? तो ऐसा होता है क्या? नहीं। So again, coming to his point that it does not exist. So ideal fluid does not exist. Number 3. Point number 3. What else? Non-viscous. Very good. So ideal fluid is assumed to be non-viscous. What is the meaning of viscosity? हाँ, there is friction between two layer। अब देखो आइडियली होता क्या है, जब एक फ्लूइड फ्लो होता है तो वी अज्यूम दैट द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, और वन लेयर इज मूविंग ऑन टॉप ऑफ अनदर। तो जब भी लिक्विड फ्लो होगा तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं दैट द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो जब लिक्विड फ्लो होगा तो लिक्विड का एक लेयर दूसरे के ऊपर फ्लो होगा, और आपको पता है कि व्हेनेवर वन बॉडी मूव्स ऑन टॉप ऑफ अनदर देयर इज फ्रिक्शन। ये 11th स्टैंडर्ड में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सीखा था। और द रियल लाइफ, व्हेन यू मूव वन हैंड ऑन टॉप ऑफ अनदर देयर इज फ्रिक्शन। तो अकॉर्डिंग टू assumptions of ideal fluid is non-viscous, so there is no viscosity, non-viscous। अगर ऐसा होता
अगर ऐसा होता तो एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक वर्टिकल वॉल है, इस वर्टिकल वॉल पे मैं दो लिक्विड्स लेता हूँ। लेट अस टेक वाटर, पानी का एक ड्रॉप और एक हनी ड्रॉप, शहद। विच वन डू यू थिंक विल कम डाउन फर्स्ट? क्यों? क्यों? इट हैज नथिंग टू डू विद डेंसिटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। मैंने अभी बोला आपको, जब भी एक लिक्विड फ्लो होता है तो यू इमेजिन दैट द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। यहाँ पे ध्यान दो, लक्ष्य सूर्या। तो यू इमेजिन दैट द लिक्विड इज बेसिकली मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो जब लिक्विड फ्लो होता है तो वन लेयर इज फ्लोइंग ऑन टॉप ऑफ अनदर। अगर आइडियल फ्लूइड का अजम्पशन हम मान ले कि नॉन विस्कस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, दोनों लेयर ऑफ लिक्विड में फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर वाटर वाटर के दो लेयर है, क्योंकि वाटर फ्लो होगा तो एक वाटर का लेयर उसके ऊपर, दूसरा वाटर का लेयर उसके ऊपर, तीसरा वाटर का लेयर, फ्रिक्शन नहीं है। अगर मैं हनी लेता हूँ, सिरप लेता हूँ, शरबत लेता हूँ, कोई भी हो, उस केस में भी क्या होगा फिर? वो जो हनी है उसके भी दो लेयर में फ्रिक्शन नहीं होगा। तो जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो वाटर का ड्रॉप हो या फिर हनी का ड्रॉप हो, बोथ ऑफ देम शुड ट्रेवल विद सेम स्पीड एंड हेंस बोथ ऑफ देम शुड कम डाउन एट द सेम टाइम। तो ये जो इन्होंने बोला ये भी गलत है। आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस, मतलब दैट इज देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन between two layers of liquid, between two layers of liquid. Of liquid. Number 4, steady flow. The flow is steady. तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 एक ही चीज है, द फ्लो इज स्टेडी। और वहां पे लिखा भी है मैंने, स्टेडी फ्लो का मतलब लिखा है, क्या लिखा है? वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। तो वो तो पहले बता दिया मैंने, दैट इज वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट, एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ये चारों के चारों ही अजम्पशन सही नहीं है। तो फिर हम पढ़ क्यों रहे थे? बैकग्राउंड पता होना चाहिए। साइंस में समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू हैव अ बैकग्राउंड। तो हमने पहले 4 अजम्पशंस लिए, और ये जो 4 अजम्पशंस जो भी फ्लूइड फॉलो करेगा उसको बोलोगे आइडियल फ्लूइड, एंड आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन अब let us move ahead and compare solids and liquids now. तो अगर आप इसके आगे का देखोगे टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो we'll see what is the basic difference between solids and liquids. ये सब बेसिक बैकग्राउंड है, so as to understand कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो हमने सबसे पहले जो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लिक्विड्स या फिर फ्लूइड्स एक ही बात है, तो लिक्विड का मतलब फ्लूइड है बाय द वे। तो आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो डू यू रिमेंबर 11th का चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड? उसमें आपने 2 अलग अलग फोर्सेस की बात की थी। एक था, अगर आपको याद होगा, नॉर्मल फोर्स, याद है? नहीं, बल्क मॉड्यूलस याद है आपको? वॉल्यूम स्ट्रेन याद है? वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या था? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर आपको याद है कि चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस कैसे किया था हमने? हाँ, प्रेशर, लेकिन प्रेशर मतलब फोर्स। वो फोर्स कैसा था याद है? टेंजेंशियल। तो शेप चेंज करता है, इसलिए तो पूछ रहा हूं मैं। तो इफ यू रिमेंबर, अभी चलो अब ठीक है, पहला लेक्चर होता ही इसके लिए, सो दैट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ 11th, वो थोड़ा बहुत तो अभी पता होना ही चाहिए। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स, if you apply force which is normal to the surface, perpendicular force, so that normal force basically brings in change in volume. अगर सारे फोर्सेस इनवर्स है तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा श्रिंक। और अगर आपको याद होगा, इफ यू अप्लाई टेंजेंशियल फोर्सेस, चेंज इन शेप, ट्यूब बन गया था पैरेललोपिपेड, राइट?
इसका मतलब सॉलिड्स पे आप दोनों टाइप के फोर्सेस अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई बोथ द टाइप ऑफ फोर्सेस। कौन से? नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंशियल। तो इसके आगे याद रखना, जिस भी सब्सटेंस का डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम हो उस पर दो टाइप के फोर्सेस अप्लाई होते हैं, नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंशियल। तो वी कैन अप्लाई बोथ द टाइप ऑफ फोर्सेस, वी कैन अप्लाई बोथ नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंशियल फोर्सेस। तो नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया तो क्या करता है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। और टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है? तो जिसका शेप डिफाइंड होगा उसका शेप चेंज करोगे ना, तो जिसका शेप ही डिफाइंड नहीं उसका शेप चेंज होगा क्या? तो फिर लिक्विड के केस में कौन सा फोर्स नहीं लग सकता? टेंजेंशियल। तो यू कैन अप्लाई ओनली नॉर्मल फोर्सेस, सो वी कैन अप्लाई ओनली नॉर्मल फोर्सेस। Then what do you think will be the next difference between these two? Very good. तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता है। तो वही होगा, वहां पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा होगा सॉलिड्स डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। तो सॉलिड्स डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। और ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या करते हैं? जब आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो तो दे ब्रिंग बैक द बॉडी टू देयर ओरिजिनल शेप, राइट। तो और एक काम है इसका, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का और एक काम है, दे अपोज डिफॉर्मेशन। तो वो अगला पॉइंट देखोगे आप, तो यू विल सी दैट दैट इज द थर्ड पॉइंट, दे अपोज डिफॉर्मेशन। तो सॉलिड्स अपोज डिफॉर्मेशन। और in this case liquids do not develop any restoring force. So liquids do not develop any internal restoring force. और जो सब्सटेंस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं कर सकता वो डिफॉर्मेशन को अपोज भी नहीं करता। तो लिक्विड डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, सो दे आर इजीली डिफॉर्मेबल। सो दे डू नॉट अपोज, they do not oppose any deformation, hence they are easily deformable. So they do not oppose any deformation. Clear यहाँ तक? Good. So tell me 4 properties of ideal fluid. Incompressible, irrotational, non-viscous, steady flow. लेकिन हर एक फ्लूइड आपको पता है, ऑफ कोर्स यू नो कि आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट। तो हर एक फ्लूइड में सेम प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 फ्लूइड है, हो सकता है उन 2 फ्लूइड में से एक फ्लूइड के पास चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी हो। मे बी देयर इज अ फ्लूइड विच इज हैविंग ए रोटेशनल फ्लो, हो सकता है। अभी होता है ना, एक हमारे पास विंटर्स में एक नदी है विच इज फ्लोइंग वेरी कामली, तो फ्लो इज स्टेडी, मतलब कौन सा? इरोटेशनल। एट द सेम टाइम देयर इज सम अनदर रिवर जिसमें फ्लो इज टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब नॉन स्टेडी, राइट, करेक्ट। तो यू मे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड एंड सम मे नॉट बी ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो उसको बोलते हो रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड मतलब क्या? रियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड विच इज नॉट आइडियल, नॉन आइडियल। तो इट मे और मे नॉट हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। हो सकता है एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, हो सकता है 3 कर रहा है, 2 कर रहा है, लेकिन चारों एक साथ नहीं हो सकते, दैट इज द आइडिया। बट लिक्विड फ्लूइड किसी भी टाइप का हो, विच एवर इट इज, वो आइडियल हो या नॉन आइडियल फ्लूइड हो, उसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देयर आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब जब मैं बोल रहा हूँ फ्लूइड्स, तो मैं बोल रहा हूँ वो फ्लूइड आइडियल भी हो सकता है या फिर नॉन आइडियल मतलब रियल भी हो सकता है।
ये जनरल प्रॉपर्टीज है. एनी फ्लूइड विल बेसिकली फॉलो दिस प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी नंबर 1, they do not oppose any deformation. They do not oppose any deformation. उसके बाद they have ability to flow and they have ability to take the shape of the container. So they have ability to flow. वो चाहे आइडियल फ्लूइड हो चाहे नॉन आइडियल फ्लूइड हो, इट विल फ्लो. नंबर 3, they can take the shape of container. So they have the ability to change the shape and adjust according to the shape of container. So they can take the shape of container. Good. Right. अब यहाँ तक ये सारा का सारा मोस्टली इरेलेवेंट पार्ट है. मोस्टली इरेलेवेंट. सिर्फ इरेलेवेंट कहाँ पे कि आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए. इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या, क्योंकि मैंने जैसे बताया पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स, वहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगा और वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या, क्योंकि दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड? डेंसिटी इज कांस्टेंट. कहीं पे ऐसा लिख के दिया फ्लो इज इरोटेशनल, तो तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरोटेशनल फ्लो. स्मूथ एंड नॉन टर्बुलेंट. और ये टर्बुलेंट और नॉन टर्बुलेंट के लिए हम एक नंबर डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर हमको ये बताता है कि फ्लो स्मूथ है या फ्लो टर्बुलेंट है. वो आगे आएगा. गुड. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब जैसे मैंने आपको बताया आज हम हाइड्रोस्टैटिक्स में वी विल स्टडी समथिंग. सबसे पहला है प्रेशर. तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, और ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट आया कहां से. तो व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया फाइन, लेकिन प्रेशर इन जनरल इन टर्म्स ऑफ फॉर फ्लूइड आता कहां से है? सो द आइडिया हियर इज एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, मतलब कोई भी फ्लूइड हो, आइडियली not only liquid but any fluid, it will exert some force on the surface in contact. For example, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड भर दिया, तो ये लिक्विड जहां जहां पे सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आया वहां पे वो फोर्स एक्सर्ट करता है. तो रिमेंबर दिस, एनी फ्लूइड at rest of course will exert force on the surface in contact. The surface can be wall of the container, it can be base of the container. तो जहां जहां पे भी फ्लूइड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट है वहां वहां पे वो फोर्स एक्सर्ट करता है, और दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर. मतलब प्रेशर डिफाइन करते वक्त यू स्ट्रिक्टली कंसिडर नॉर्मल फोर्स. सो दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, आगे का अगर कॉन्सेप्ट समझना है आपको प्रेशर मेजरमेंट का, तो ये पता होना चाहिए प्रेशर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से. जहां कहीं पे भी फ्लूइड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट आता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड, तो ये लिक्विड क्या करता है? इट एक्सर्ट्स फोर्स on the surface in contact. This surface may be the walls, it may be the bottom मतलब base. So a fluid, any liquid or fluid exerts force कहाँ पे? on the surface in contact. This surface can be walls of the container or the base, or the bottom or the base. The pressure is defined as, कैसे define करोगे? Pressure is defined as this normal force. ये this बोलना जरूरी है क्योंकि ये जो हम फोर्स की बात करते हैं वो क्या होता है ना, हर बार सिर्फ यही फोर्स नहीं होगा. मे बी इफ आई हैव
a ball that I drop into this liquid, तो पता है लिक्विड सॉलिड पे और एक फोर्स लगाता है, जब जब क्या है, फोर्स ऑफ बियॉन्सी, क्या बोलते हैं उसको, अपथ्रस्ट, क्या बोलते हैं उसको, अपथ्रस्ट। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लिक्विड की। लिक्विड जहां जहां सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आया वो फोर्स, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज दिस नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल वर्ड चाहिए, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। सो दिस परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया is defined as pressure. So pressure is defined as this normal force acting per unit area. Therefore pressure क्या आ जाएगा, force upon area. So what will be SI unit? Newton per meter square. So SI unit is Newton per meter square. And what will be the dimensions of pressure, by the way? Dimensions of force upon dimensions of area. What are dimensions of force? M1 L2 T minus 2 upon, गलत बोल रहा हूँ फिर भी तुम हाँ बता रहे हो, M1L1 T माइनस 2 अपॉन L2। तो ये आ जाएगा आपके पास M1L माइनस 1 T माइनस 2। ये आ गया आपके पास प्रेशर के डायमेंशन। क्लियर? तो ये जनरल डेफिनेशन है किसका, प्रेशर का। किसका, प्रेशर का। ओके, तो डू यू नो व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू अ सर्टेन लिक्विड कॉलम? लेट्स से, हाउ मेनी ऑफ यू स्विम, या कभी लाइफ में किया है स्विमिंग? हाँ, वेरी गुड। तो डिड यू नोटिस वन थिंग, जब आप फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे स्विम करते हो तो यू रिक्वायर लेस एनर्जी, एंड एज यू गो डीप इनसाइड यू हैव टू पुट मोर एंड मोर एनर्जी। पक्का? क्यों हुआ फिर वैसा? नथिंग टू डू विद बायंट फोर्स। उल्टा बायंट फोर्स तो अपथ्रस्ट है ना। देयर वाज अ मूवी, आई थिंक क्या नाम था, गाजी अटैक ऐसा कुछ तो मूवी था। उसमें डेफिनेटली जब आप साइंस पढ़ते हो तो आपका ध्यान ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स की तरफ होता है। उसमें कैप्टन होता है, वो शिप को नीचे 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 लेके जा रहा है, सबमरीन को, बेसिकली नॉट शिप, सबमरीन को। फिर उसके साथ जो को पायलट या कोई जो होता है साथ में, वो बोलता है कि वी आर ऑलरेडी एट अ डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर, इसके नीचे मत जाओ। क्यों मत जाओ, क्या होगा उससे? ship, that submarine will burst. Why? Because as you go deep inside, pressure increases. तो मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ, what is the equation of pressure? हमने यूज किया है ये। How do you find out pressure? How will you find out pressure at a point? नहीं, आपने सुना है 76 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर, 76 mm ऑफ प्रेशर, ऐसा कहीं सुना है? What is 1 atmospheric pressure? 76 mm की सेंटीमीटर, mm की सेंटीमीटर, 76 mm ऑफ Hg ऑफ मर्क्यूरी। ओके, ठीक है, वो तुम अभी सेंटीमीटर या मिलीमीटर तुम चेक करो, मुझे मत, मेरा इंटेंशन है टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 76 mm या फिर cm। प्रेशर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए ना, तो आप मुझे मिलीमीटर सेंटीमीटर बता रहे हो। हाउ डू यू मेजर प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट? हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एच रो जी? यस। फिर मेरे को बताओ ये एच रो जी आया कहां से? सुना है ना, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, वेयर एच इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट। इसलिए तो बोला जैसे जैसे तुम स्विमिंग पूल में नीचे जाओगे तुम्हारे ऊपर लिक्विड का कॉलम बढ़ते जाएगा, मतलब एच इज इंक्रीजिंग। एच इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज प्रेशर इज एच रो जी। वो गाजी अटैक में भी सेम केस था, जैसे तुम अंदर जा रहे हो वाटर का कॉलम ऊपर बढ़ते जा रहा है। अब अभी इसलिए मैंने ये बोला कि लिक्विड, एनी लिक्विड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो जहां जहां लिक्विड का सरफेस के साथ कांटेक्ट आया वहां वहां पे वो क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स, एंड दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो एज यू गो डीप इनसाइड अ लिक्विड, आपके ऊपर जो वाटर का कॉलम है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब एच बढ़ते जा रहा है, तो एच बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर इज एच रो जी। तो ये जो एच रो जी फॉर्मूला है, दिस इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम।
तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का आपने फॉर्मूला बनाया, ये आया कहां से? तो प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम एच रो जी, ये फॉर्मूला आता कहां से है? दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। तो नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट टू डिराइव दिस फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल है। लेट अस टेक अ कंटेनर। इस कंटेनर में हम एक लिक्विड ले लेंगे और उस लिक्विड की डेंसिटी को रो बोल देंगे। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड दिस कंटेनर इज रो। मे बी इट इज वाटर। अगर वाटर तो डेंसिटी कितना होगा? कितना होगा? 1 क्या? 1 किलोग्राम। बाप रे, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इमेजिन हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो है। हियर यू हैव सम पॉइंट, और इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर फाइंड करना है। अभी आपको पता है इट इज एच रो जी, लेकिन वो आया कहां से? तो अगर मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है तो व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेते हैं। तो वी इमेजिन अ सिलेंडर। तो वी विल take some imaginary cylinder here. We will just take some imaginary cylinder if we have any. क्या मिलता नहीं जल्दी से, कहाँ गायब हो गया? ये रहा। तो what we will do is we will consider some imaginary cylinder here. तो ये सिलेंडर कौन सा है? इमेजिनरी है। Is it a real cylinder? No, this is imaginary cylinder. तो you have a imaginary cylinder here. मान लो ये जो सिलेंडर है इसका हाइट है h, मतलब डेप्थ इज h एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a। अभी आपने डिफाइन कैसे किया? आपने बोला एनी लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इस इमेजिनरी सिलेंडर के साथ लिक्विड का कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे आया? एक तो यहाँ पे आया साइड में, और एक कहाँ पे आया? बेस पे, और एक ऊपर। तो बेस पे भी आया कांटेक्ट। इसका मतलब ये जो लिक्विड है ये क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। कहाँ पे? ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ये जो बेस है यहाँ पे, ये लिक्विड क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो फोर्स कौन सा फोर्स? विच फोर्स आर यू टॉकिंग अबाउट हियर? विच फोर्स? मैं वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। तो थोड़ा सा चैप्टर ऐसा ही है, थोड़ा शुरू शुरू में आपको इमेजिनेशन के उस लेवल पे आना पड़ेगा, देन इट बिकम सिंपल। कंटेनर में क्या था? लिक्विड। और कुछ था क्या? नहीं। एक पॉइंट था, मान लेते हैं पी पॉइंट है, सम पॉइंट ए पॉइंट, जो बोलना होगा वो बोल दो, ए पॉइंट। हमको क्या फाइंड करना है? ए पॉइंट पे प्रेशर। लेकिन प्रेशर का डेफिनेशन क्या था? कि जहां जहां लिक्विड का कांटेक्ट हो सरफेस के साथ, वहां पे लिक्विड क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे सरफेस था क्या? नहीं था। फिर हमने क्या किया? एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया। क्यों लिया? क्योंकि इमेजिनरी सिलेंडर मतलब एक सरफेस है, तो ये जो लिक्विड है इस पर क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स। तो लिक्विड के पास खुद का वेट है, तो इस सिलेंडर के अंदर जो भी लिक्विड होगा उसका क्या होगा? वेट, क्योंकि उसका क्या है? मास। तो ये जो मास इंटू जी है, ये क्या बन जाएगा? वेट। और ये वेट क्या करेगा? यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड दिस डाउनवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। हम डिराइव कर लेते हैं पहले, फिर मैं अभी बताता हूँ डिटेल में। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। हमारे पास एक कंटेनर है, तो लिखना विखना मैं बताते रहूंगा बाद में कैसे लिखना। कंसिडर a vessel containing liquid of density rho. Imagine a point A where we are supposed to find out pressure. Imagine a cylinder. ये imagine बड़ा मतलब imaginary cylinder है, right? Of height h and cross sectional area A. The weight of liquid in this imaginary cylinder exerts a downward force on the base of the cylinder. By definition of pressure, pressure is force upon area, but force is mg upon area. But mass is volume into density. Mass is volume into density into g upon area. But volume of cylinder is एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ कितना है? h। तो a इंटू h अपॉन a। तो a और a हो गया, तो क्या आ गया? h रो जी। दिस इज हाउ यू गेट दैट इक्वेशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर कैसे फाइंड करोगे? h रो जी, वेयर h इज द डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्योंकि सिलेंडर का जो टॉप था वो कहाँ था? एट द फ्री सरफेस।
तो आई रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अगेन, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेजर करते हो, तो पहले ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक वेसल, उसमें क्या है, एक लिक्विड, राइट। हमको क्या फाइंड करना है, प्रेशर, कहाँ पे, ए पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है वहां पे क्या लोगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर। इस इमेजिनरी सिलेंडर में जो भी मास ऑफ लिक्विड होगा उसका वेट होगा, वो वेट कहाँ एक्ट होता है, डाउनवर्ड। तो ये जो वेट ऑफ लिक्विड है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, mg, कहाँ पे, सिलेंडर के बेस पे। बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल दिख रहा है तुमको, नॉर्मल है, यस। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, that's it. So let us consider, a vessel filled with a liquid of density, some density rho. Consider a point A at depth at depth h, where we want to find out pressure. तो कैसे करोगे प्रेशर फाइंड, क्विक, क्या इमेजिन करोगे, सिलेंडर। तो इमेजिन a cylindrical surface या a cylinder of cross-sectional area A and height h. तो देन आगे तो अभी तक पढ़ा के खत्म हो जाता हमारा, फटाफट बताओ आगे क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है, प्रेशर। तो बाय डेफिनेशन pressure is force upon area, but force F equal to mg, that is weight of liquid, किसमें, inside the cylinder. This weight exerts कौन सा फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, exerts a downward force on the base, and therefore pressure P equal to force मतलब mg upon area, but mass m is volume into density। और वॉल्यूम होता है किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का, A इंटू एच। तो देयरफॉर प्रेशर इक्वल टू mg, लेकिन m क्या है, AH रो, और साथ में क्या है, G, A और A कैंसल, देयरफॉर प्रेशर इक्वल टू H रो। तो जब आप बोलते हो 76 mm ऑफ Hg, मतलब आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो हाइट, आप रो और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे नहीं। ऐसा क्यों करते हैं वही बताता हूँ। अगर आप रो और जी, बाय द वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट और कौन से लिक्विड के साथ यूज होता है, बैरोमीटर अलॉन्ग विथ मर्क्यूरी। अब आइडियली ऐसा है कि अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट लूंगा जिसका नाम है बैरोमीटर एंड इट हैज मर्क्यूरी इनसाइड। और मर्क्यूरी का आपको पता ही होता है, डेंसिटी 13,600 और हाइट आता है 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर अगर तुम बोलोगे तो फिर व्हाट आई शुड से, व्हाट इज 1 मीटर इन roughly feet? थ्री पॉइंट समथिंग। तो तुम अगर बोल रहे हो कि 76 सेंटीमीटर, तो मुझे बता रहे हो कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 फीट का हाइट है ना, नहीं। चलो I'll make the question again. What is height?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम 76 सेंटीमीटर होता है कि 76 mm होता है? पक्का इस बार पक्का? अगर आप कंफ्यूज हो भी रहे हो तो 76 सेंटीमीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना, वो थोड़ा सा ध्यान रखो। आपके पास नॉर्मली स्कूल में स्केल नहीं थी क्या? ठीक है, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक? यस, नो, यस। So when you say 76 centimeter, you are talking about the height of this tripod stand, more or less, approximately. इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेके घूमते हैं हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो इट शुड बी 76। अब मुझे बताओ फिर mm का मीटर में कन्वर्जन 10⁻³ और डेंसिटी होता है 13,600 और रफली जी के लिए ले लो 10। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू एंड अप गेटिंग 1.013 into 10⁵ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। व्हाट इज इजी फॉर अस इज, अब मुझे पता है कि मैं बैरोमीटर यूज करने वाला हूँ, मैं मर्क्यूरी यूज करने वाला हूँ, मतलब रो और जी सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम ये वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, हम से बता देते हैं हाइट। तो व्हेन यू से 76 mm, 80 mm, 50 mm, 40 mm, 30 mm, मतलब तुम प्रेशर ही बता रहे हो बट विदाउट मल्टीप्लाइंग विथ रो एंड जी, क्योंकि इट विल रिड्यूस आवर कैलकुलेशन। तो अभी दो तरीके हैं प्रेशर को लिखने के, या तो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हो तो यू मल्टीप्लाई विद रो एंड जी, या फिर आप सिर्फ हाइट बता दो तो यू जस्ट टेल व्हाट इज द हाइट। तो अगली बार से याद रखो ये, whenever they tell you that the pressure is 10 centimeter, मतलब they are telling you 10 centimeter into rho into g। है तो क्लियर? पक्का? तो प्रेशर फाइंड करने के लिए कौन सा अप्रोच आपने यूज किया? आपने पहले तो प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम हमने फाइंड कर लिया। हमने क्या किया, लिक्विड कॉलम में एक पॉइंट लिया जहां पे प्रेशर फाइंड करना है। उसके बाद क्या किया हमने, वहां पे एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया, उस पॉइंट के ऊपर जितना भी लिक्विड का कॉलम था उसका वेट लिया, क्योंकि वही वेट है जो क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। और प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो mg अपॉन एरिया। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट प्रेशर। तो mg अपॉन एरिया सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, h रो g। गुड, क्लियर? तो मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये तो प्रेशर टू लिक्विड कॉलम था ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? फोर्स ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। अब लिक्विड दिमाग से हटा दो, अब फ्लूइड लाओ, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों क्या होता है, फ्लूइड। तो प्रेशर इज वेट ड्यू टू फ्लूइड कॉलम अपॉन एरिया। अब जब तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हो, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर, एयर है, राइट? अब अगर आप अर्थ के सरफेस से मेजर करते हो, देखते हो, तो ऊपर व्हाट डू यू हैव इज एयर। एयर मतलब क्या, एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं एक इमेजिनरी कॉलम लेता हूँ, इमेजिनरी कॉलम, वहां पे भी इमेजिनरी कॉलम था, यहाँ पे भी इमेजिनरी कॉलम है, लेकिन जो हमने इमेजिनरी कॉलम लिया उसमें क्या था, लिक्विड था। एटमॉस्फेयर के इमेजिनरी सिलेंडर में क्या होगा, एयर। जैसे लिक्विड का वेट था वैसे एयर का क्या होगा, वेट। जैसे लिक्विड के वेट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, क्या था वो, mg। वैसे ही जो एयर कॉलम है उसका वेट वो क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा ना। तो ये डाउनवर्ड फोर्स क्या एक्सर्ट करेगा, प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, प्रेशर इक्वल टू mg अपॉन ए। बराबर, बराबर है ना? पक्का पक्का, सही है, बराबर। तो सेम ही जो इक्वेशन बनेगा ना, सिर्फ यहाँ पे जो ये रो था ये किसका डेंसिटी था, लिक्विड का, वहां पे रो किसका डेंसिटी होगा, एयर का। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे वापस। सिर्फ आज थोड़ा सा कनेक्ट कर लो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू एयर इन द एटमॉस्फेयर। अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर। और आप क्योंकि 10th या 9th में आई थिंक यू आल्सो हैव वेंट थ्रू दिस डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, याद है क्या, लिथोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, राइट? तो अर्थ हैज अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर का जो भी वेट होगा एट अ गिवन पॉइंट अपॉन एरिया, दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस पे जेई नीट में क्वेश्चन आते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल
अभी कल ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने क्रैश कोर्स के बैच में। अगर आप अर्थ के सरफेस पे प्रेशर मेजर कर रहे हो उसको आप बोलते हो नॉर्मल प्रेशर। तो अर्थ के सरफेस पे प्रेशर मेजर करोगे तो अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होके जब तक एटमॉस्फेयर खत्म नहीं होता वो पूरा का पूरा कॉलम क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड्स। लेकिन अगर मैं अल्टीट्यूड पे गया, इफ आई गो एट हायर हाइट्स, तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों? क्योंकि प्रेशर मेजर करने के लिए आप उस पॉइंट के ऊपर का कॉलम देखते हो। तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे हो, सी लेवल जिसको बोलते हो, अर्थ के लेवल पे, सी लेवल, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर ज्यादा है। अगर आप हाइट पे जा रहे हो तो इसका मतलब हाइट पे जो पॉइंट है उसके ऊपर एयर का कॉलम कम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, राइट। तो व्हाट इज, वेयर इज द मैक्सिमम प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर? सी लेवल। इसी को आप बोलते हो नॉर्मल प्रेशर। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रेशर। तो व्हाट इज वन नॉर्मल प्रेशर? वन एटमॉस्फेयर। व्हाट इज वन एटमॉस्फेयर प्रेशर? 1.013 into 10⁵ पास्कल। गुड। लेकिन आइडियली स्पीकिंग 8 किलोमीटर के ऊपर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैस है, मतलब एयर है, वो 8 किलोमीटर तक डेंसिटी अच्छा खासा है। बट आफ्टर 8 किलोमीटर द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स निग्लिजिबल। तो हम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं तो नॉर्मली वी यूज एच 8 किलोमीटर। देखो मैंने पहले क्या बोला कि अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो जिस पॉइंट पे कर रहे हो, मतलब सपोज आप अर्थ की सरफेस पे कर रहे हो, तो अर्थ की सरफेस से आप हाइट मेजर करना स्टार्ट करोगे कब तक? जब तक एटमॉस्फेयर खत्म नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 8 किलोमीटर के ऊपर डेंसिटी ऑफ एयर इज निग्लिजिबल। मतलब 8 किलोमीटर के ऊपर का जो एयर कॉलम है वो नॉर्मली कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो व्हाट इज द हाइट ऑफ कॉलम दैट वी टेक नॉर्मली? 8 किलोमीटर। अब जो कल का क्वेश्चन था मैं बताता हूँ। कल क्वेश्चन ऐसा था, मतलब वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चन इन क्रैश कोर्स। तो क्वेश्चन ऐसा आया कि इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर at sea level is 76 mm of Hg, right? What will be the pressure at a height of 5 kilometers? तो तुम जब सी लेवल पे हो तो कॉलम कितना लोगे? 8 किलोमीटर। अभी तुम 5 किलोमीटर ऊपर चले गए तो कितना लोगे? 8 माइनस 5 दैट इज 3 किलोमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? वो क्वेश्चन सॉल्व ऐसे होगा, यू हैव प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एच, क्योंकि रो जी तो मैं लेने नहीं वाला, रो और जी दोनों में सेम आएगा। तो P2 बाय P1 विल बी H2 बाय H1। P2 इक्वल टू H2 बाय H1 इंटू P1। मैं अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एग्जैक्ट सोल्यूशन। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लेंगे तब होगा। H2 5 किलोमीटर ऊपर, हाइट कितना बचा? 3, और H1 कितना है? 8। P1 कितना था? 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 10⁵5। तो आंसर इज 3/8 इंटू 10⁵5। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ हाइट बोलोगे तो इट विल बी जस्ट 3/8। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके आगे कॉन्सेप्ट हम लोग कल वापस देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।